जय हिंद। तो प्रथम पाली की सेट हम बना रहे हैं। जो भी बच्चा क्लास 10th में है तो देखिए यहाँ पर कैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा प्रथम पाली। समय रहेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट, है ना। और परीक्षा के लिए निर्देश दिया रहेगा। जैसे खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन। और उसके बाद रहेगा माने सब में से आएगा, निम्नलिखित विकल्प प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। 40 गो ऑब्जेक्टिव आपको एक नंबरिया चुनना है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करा रहे हैं आप लोग को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ 1 नंबर से ध्यान देंगे आप लोग। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प को चुने। 40 गो है, 1 नंबरिया है, तो 40 नंबर मिलेंगे अपने लोग को। तो यहाँ पर बॉलशेविक 1 नंबर है। बॉलशेविक क्रांति कब हुई? तो बॉलशेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, नवंबर 1917 में। चलिए उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले, है ना, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे कौन? तो आपका जो हो जाएगा पुर्तगाली। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? है ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता का अधिवेशन में। सितंबर 1920 कलकत्ता का अधिवेशन में जो है कांग्रेस के, है ना, ये आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ। तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कलकत्ता। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? देखिए ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं क्वेश्चन बैंक से दिए हैं, इससे 100% यानी 75% 80% जो है क्वेश्चन बैंक से आता है। तो जरूर आप लोग इसको तैयारी करेंगे ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए मंजिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इसलिए अब भी सुधर जाइए आप लोग, अभी भी मौका है। आप लड़का लड़की दोनों से हम कहेंगे अभी मौका है ना। दिसंबर चल रहा है, आपका 15 फरवरी से एग्जाम है। तो आप सब जो है ध्यान लगाकर ये कम से कम जो है क्वेश्चन बैंक जो हम बता रहे हैं उससे देखिए और उसको समझिए। हम माने कि समझाकर हर ऑब्जेक्टिव को माने कि बनाएंगे। तो ध्यान से आप देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, हमें कमेंट करिए। यदि आपको आते तो हमसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है देखेंगे, आप हमसे पहले जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा आपका तैयारी कितना ज्यादा आपको आता है और कितना पढ़ना भी बाकी है। समझ गए कि नहीं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो किया है तो 1925 में केबी हेडगेवार। कौन किया है? केबी हेडगेवार 1925 में। याद रखेंगे हेड में गोवर, है ना। जैसे हम लोग कॉल चलाते हैं कि नहीं, कॉल दमकल चलाने के लिए जाते हैं बोर्डिंग, हेड नहीं चलता रहता तो हेड में गोबर देते हैं ना। तो याद रखेंगे हेड में गोबर। 1925 केबी हेड में गोबर, ऐसे याद रखने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया? 1925 में केबी हेड गोबर, यानी हेड में गोबर देना, है ना। ध्यान रखेंगे इसमें। 5 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? है ना, सभी स्त्री पुरुष को मताधिकार, वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कहां पर? तो इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1918 में। कब हो जाएगा? 1918 में। समझ गए? 1918 में। ध्यान देंगे इस बात को आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग जो है आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में माने उभर कर आया। अब यहाँ पर देखिए 7 का, प्राचीन काल में
किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का, किसका, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्राचीन काल में? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। कौन मार्ग? रेशम मार्ग। क्योंकि उस जमाने में कपड़े का ज्यादा जो है माने जरूरत था लोगों के पास, इसलिए रेशम के कपड़ा का चलता था। तो उस नाम माने रेशम के कपड़ा उधर से रेशम की धागा जाते जाते उस रास्ता का नाम पड़ गया क्या? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का जो है एशिया यूरोप में ज्यादा प्रचलन था। चलिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली जो है उदय हुआ, है ना? कहा गया है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सी नई शासन प्रणाली आया? यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, फांसीवाद शासी प्रणाली। फांसीवाद शासन प्रणाली। यूरोप में जो है आर्थिक संकट के कारण फांसीवाद शासन प्रणाली आ गया। समझ गए? तो 8 का हो गया सी। चलिए, अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो भारत में है, पूंजीवादी अमेरिका में, साम्यवादी चीन में है या रूस में है। ध्यान रखेंगे इसको। साम्यवादी शासन प्रणाली रूस में, लोकतांत्रिक भारत में है और बहुत सारे देश में है। पूंजीवादी जो है अमेरिका में है। तो फांसीवादी यूरोप में आ गया था आर्थिक संकट के कारण। 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो सबसे पहले वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मतलब समझिए। देखिए, अंग्रेज जो है एक नियम बनाया, जो भी भारतीय प्रेस हिंदी भाषा माने भारतीय भाषा में जो भी था ना, भारतीय भाषा में जो प्रेस को माने पेपर को छापता था, तो भारतीय भाषा सबको समझ में आता था, उसमें अंग्रेज के खिलाफ वाला बात रहता था। इसी कारण से अंग्रेज भड़क गया और एक कानून बनाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। समझ गए? इसके तहत यदि कोई हिंदी भाषा या देश माने भारतीय भाषा में या देसी भाषा में प्रेस जो छापता था पत्रिका यानी पेपर, तो उस पर जो है ना बैन लगाया जाता था, उसका जो है दुकान सीज किया जाता था। इसलिए जो है अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या कर दिया? अपनी जो है भौसे बदल दिया। तो वह पूछ रहा है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। और बहुत सारे जो है पत्रिका पर प्रेस पर बैन लगा दिया, उसको सील कर दिया गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की महान देन है, सबसे बड़ी तोहफा? आप लोग भी आंसर दीजिए कि आपकी तैयारी कैसे है। पहले आप लोग दीजिए, फिर हम बता रहे हैं इसको जो है। ये 10 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग। कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 11 का डी नंबर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया है ना। उत्तराखंड जो है, जैसे हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ का जो एरिया है उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर क्या है? पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां पर सोपानी कृषि होता है। तो उत्तराखंड में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब 12 नंबर कहता है प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत मात्रा जो है जल की रहती है? जल की मात्रा प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत? तो 65%। कितना हो जाएगा? 65%। चलिए थोड़ा सा हम छोट कर देते क्वेश्चन, दिखता नहीं। हाँ, अब 13 वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो वनों को जो है कितने वर्ग में बांटा है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में, प्रबंधन एवं संरक्षण के दृष्टि से, है ना। चलिए अब दिया है 14 नंबर, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन और संरक्षित वन। इस प्रकार से वन को 3 वर्ग में, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन और संरक्षित वन। ध्यान रखेंगे तो 3 वर्ग में बांटा है। 14 नंबर है एक एएनजीओ, है ना। एएनजीओ एक एएनजीओ एक संस्था चलता है, एएनजीओ एएनजीओ का वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना
हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, है ना। एनजीओ के अनुसार, वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना प्रतिशत वन का विस्तार था, यानी दुनिया में कितना प्रतिशत में वन फैला हुआ था। तो चलिए इसका जवाब हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर जो है बी, 400 करोड़ हेक्टेयर में। भूगोल का है क्वेश्चन, 400 करोड़ हेक्टेयर में जो है ये वन फैला हुआ था 1948 के रिपोर्ट के हिसाब से, समझ गए। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। भूगोल का है यानी 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, कितने टन मैग्नीज का। यहाँ पर 15 का, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का जो है इस्पात बनाने में उपयोग होता है। दिया है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रासाइट। कौन है, एंथ्रासाइट। ध्यान रखेंगे, कोयले के सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रासाइट। कोयला कितने प्रकार के, 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, है ना, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कोयला कितने प्रकार का, 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, चारों प्रकार दिया है। उसमें सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद सबसे खराब होता है पीट, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता, यहाँ पर उपभोक्ता माने जो हम लोग खाते पीते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग क्या है, चीनी उद्योग क्या है, उपभोक्ता। लौह उद्योग थोड़े लोहा खाएगा, लोग पेट्रोल रसायनों भी निकाले, चित्ररंजन दास लोकोमोटिव ये भी नहीं, तो चीनी उद्योग क्या, उपभोक्ता, उपभोग करने के उद्योग है, समझिए। 17 का हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, 17 का सी नंबर, चीनी क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर में दिया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, है ना, का गठन किस वर्ष किया गया। तो यहाँ 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 18 का हो जाएगा ए, 1986। 1986 में भारतीय अंतर्देशीय, अंतर्देशीय माने एक देश से दूसर देश, जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया कब, तो 1986 में, ध्यान रखेंगे। पायराइट किस प्रकार का खनिज है ना, पायराइट किस प्रकार का खनिज है। 19 का क्या कहता है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है, धात्विक। जब मतलब खनिज को बांटा जाता है ना, खनिज को, तो खनिज 2 भाग में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को बांटा, लौहयुक्त खनिज, अलोहयुक्त खनिज, समझ गया, इस प्रकार से बांटा जाता है। पायराइट है धात्विक खनिज। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरी माने शहर की आबादी कितनी है ना। यहाँ पर 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 10.5%, 10.5%। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। इसमें से कौन जो है लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे, समझिए। यहाँ पर रंग विरोधी नहीं थे 21 का, ये हो जाएगा। देखिए मार्टिन लूथर किंग भी रंग विरोधी थे, कहते थे रंग तंग नहीं। महात्मा गांधी भी ब्लैक हैट के माने विरोध में थे, कैसा नहीं हो, काला गोरा का झगड़ा जो चलता था। और ये भी था धावक टीम स्मिथ, जॉन कॉलमर्स, लेकिन जे नहीं थे, तो जेड गुड्डी नहीं थे, जेड गुड्डी जो है रंग भेद के विरोधी में नहीं थे। चलिए देखेंगे अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है संप्रदायी राजनीति किस धारणा पर आधारित है। संप्रदायी राजनीति किस धारणा पर जो है आधारित है। संप्रदाय माने कुछ संप्रदाय का राजनीति है, किस धारणा पर, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है ना, इस पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 का ए, 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सांप्रदायिक धार्मिक धारणा जो होता है, तोहर धर्म हमरा धर्म से, हमर धर्म तोरा धर्म से बड़ा है ना, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माने बड़ा है, यही हो जाएगा धार्मिक वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर, 23 नंबर में ध्यान देंगे। 23 नंबर क्या कहता है, 23 नंबर कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो इसका ए हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार माने क्या होता है, देखिए जैसे ईंटा जोड़ता है ना, ईंट, तो ईंट में ईंट जोड़ते हैं तो सब एक साथ रहते हैं, पूरा दीवार कहलाता है ना। एगो जो ईंट में ईंट जोड़ के एगो दीवार खड़ा करते हैं,
और इसमें बहुत सारे ईंट रहते हैं, उसी को संघीय सरकार कहते हैं। तो इसी प्रकार से अमेरिका क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पर 24 में देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से। कब से? तो 1970 के दशक से, ध्यान रखेंगे इसको। क्योंकि देखिए 1970 में जो था इंदिरा गांधी का सरकार था और उसकी पार्टी हार रही थी, इसलिए अपने जो है ना सीट को बचाने के लिए उसने तानाशाही से शासन करना शुरू कर दिया था और बहुत सारा जो है आंदोलन हुआ उसके बीच। बिहार में भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था 1970 के बीच में। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध जन आक्रोश बहुत ज्यादा, किस दशक में? तो 70 के दशक में, ध्यान रखेंगे। अब दिया है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, देखिए पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन किससे? पेड़ बचाने से है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दिया है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन कहां से? तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम, यानी राजनीतिक दल पार्टी जब बनना शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुआ है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन में राजनीतिक दल सबसे पहले आया। अब दिया है गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार कब बनता है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में कि बहुदलीय व्यवस्था में? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनता है, बहुदलीय व्यवस्था में। अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल का मतलब होता है कि जिस पार्टी का जो है ना, जैसे कि कोनो बीजेपी पार्टी है ना, एक पूरे राष्ट्र में जो है कम से कम 3-4 गो राज्य में जो है अपना पार्टी जीतना चाहिए। 4-5 गो राज्य में अपना पार्टी जीत गया, बीजेपी पार्टी जैसे कमल छाप है तो जीत गया, तब समझिए जो है ये हो गया कौन पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी। कौन हो गया? राष्ट्रीय पार्टी हो गया। लेकिन आप एक गो राज्य में है तो वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं, तब क्षेत्रीय पार्टी हो गया, समझ गए? यहाँ पर जो है जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी में कौन होगा? एलजेपी। एलजेपी आपका है क्षेत्रीय पार्टी, बंगला छाप, समझ गए? किसका? तो रामविलास पासवान के बेटा, तो उसका जो है एलजेपी जो हो गया क्षेत्रीय पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये सभी जो है आपका राष्ट्रीय पार्टी है। तो कहता है राष्ट्रीय निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है, बहुजन समाज पार्टी भी है ना, इसका छाप भी पूछता है। बहुजन समाज पार्टी का हंसुआ थोड़ा अभी हाथी छाप है। लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी भी जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है तो राष्ट्रीय पार्टी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी बंगला छाप जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है। 30 में ध्यान देंगे कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर साम्यवादी टाइप का है, साम्यवादी। तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब रूस में और यहाँ पर अमेरिका में है ना, ऐसे अमेरिका और से रूस, ये साम्यवादी था, ये पूंजीवादी था, दोनों में लड़ाई चल रहा था, दोनों में। तब इंडिया दोनों को कहा चलो तोड़ो कनी कनी तोड़ो। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है प्राइवेट स्कूल भी है ना, और सरकारी स्कूल भी है। प्राइवेट दुकान भी है, सरकारी दुकान भी है। सरकारी दुकान बोलिएगा कौन? तो सरकारी दुकान डीलर वाला हो गया। तो यहाँ पर दोनों है, इस प्रकार से प्राइवेट बस भी चलता है, सरकारी बस भी चलता है। तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पर दोनों है। चलिए अब 31 नंबर, तो भारत हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था में आएगा। अब 31 में ध्यान देंगे इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है?
तो देखिए इनमें से जो है पंजाब ठीक है, केरल भी ठीक है, बिहार क्या है, पिछड़ा राज्य है। इसका एक ट्रिक होता है तो याद कर लेगा, बीमारू, बीमारू ये सभी पिछड़ा राज्य है। बी से बिहार है ना, बिहार से बिहार, इनसे मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, ये सभी जो है बीमारू राज्य है। यहाँ बिहार जो है बीमारू या पिछड़ा राज्य में आएंगे, पिछड़ा राज्य में। चलिए आगे 32 नंबर, 32 नंबर में ध्यान देंगे, शेयर बाजार की नियामक संस्था। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, यहाँ पर 32 नंबर का आंसर देंगे तो SEBI है ना, SBBI क्या है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अब यहाँ पर इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, संस्थागत वित्त का साधन है तो व्यवसायी बैंक कौन है, व्यवसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त, वित्त माने रुपया पैसा का साधन कौन देता है तो व्यवसायिक बैंक देता है पैसा, कि आप जाइए बिजनेस करिए तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। रिश्तेदार नहीं देगा, जरबे करेगा, महाजनों नहीं देगा। अब यहाँ पर 34, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय माने रुपया पैसा की राजधानी या आर्थिक राजधानी भी आएगा, फिर भी मुंबई देंगे। चलिए अब 35 में इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है तो यहाँ पर बिहार तो बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी बीमारू राज्य, यहाँ पर यू हो जाएगा इसका, यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक नहीं है, ओडिशा है बीमारू राज्य है ना, ओडिशा है बीमारू राज्य, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक बंगलोर राजधानी, बहुत ही धनिक राज्य है ना, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, बंगलुरु बहुत लोग काम करने जाते हैं तो ये ठीक ठाक है। यहाँ पर कर्नाटक क्या बीमारू राज्य नहीं है, बाद में सबटा है। अब 36 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं 36 का, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है, कितना है 5 है। LGP है ना, वैश्वीकरण माने तब बिजनेस व्यापार जो पूरा विश्व में चलता है वैश्वीकरण उसको कहते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। चलिए 37 नंबर, 37 नंबर में ध्यान, यहाँ पर कहता है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को निश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, किस चिन्ह का होना आवश्यक है, तब माने माना जाएगा कि सोना चांदी जो है सही है। तो 38 का हो जाएगा आपका बी, हॉलमार्क, कौन सा हॉलमार्क, यानी उस पर हॉलमार्क, खाने पीने वाला रहेगा उस पर एक मार्क रहता है, समझ गया। तो यहाँ पर हॉलमार्क कौन पर, सोना चांदी पर। अब दिया है यहाँ पर 39 नंबर, 39 नंबर में देखेंगे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है तो इनमें जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तलछट में अवसाद का जमा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 39 का सी नंबर। मेन कारण ये है नदी के तलछट, यदि नदी है ना उसके मिट्टी बैठ जाता है, बाढ़ आने पर मिट्टी, तो उसको साफ करना चाहिए, सफाई होना चाहिए, नहीं होने कारण मिट्टी बैठ जाता है तो पानी ऊपर उड़ल जाता है, उछल जाता है तो बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ आने का एगो कारण है नदी के तली में अवसाद का जमा, यानी मिट्टी जम जाता है, उसको हटाना चाहिए। तो ये हो गया। अब दिया है 40 में भूकंप, 40 में कहता है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो जो है भवन की आकृति भूकंप वाला क्षेत्र में होना चाहिए कैसे, तो आयताकार, कैसा होना चाहिए, आयताकार। चलिए हम जो है 40 क्वेश्चन आप लोग को समझाकर कंप्लीट कर दिए। यदि सेशन अच्छा लगे तो आप लोग माने कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड का आप तक पहुंचे। और ये सेट नंबर 1 था, इसी प्रकार के सेट नंबर 2 हर 10-15 गो सेट की कराया जाएगा जो आपके बिहार बोर्ड प्रीवियस क्वेश्चन से रहेगा और फुल गारंटी रहेगा कि आपके एग्जाम में उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसी से रिलेटेड आएगा। धन्यवाद हमारे सेशन को देखने के लिए।